गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। कहाँ पे थे हम लोग लास्ट क्लास में? सर क्या क्या फोर्स का डिस्कस कर? क्या क्या डिस्कस कर लिया है? पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर बताया था। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन। टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर बताया था। अच्छा, और चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करनी है ना? तो पीछे में जब हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था तो वहां पे आपको बताया गया कि कोई भी अगर चार्ज है और उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड रीजन में थ्रो करा है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स आप लिख सकते हो। चार्ज अगर क्यू है, v वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर v के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जो फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसको लिखने का इंफॉर्मेशन दिया गया था क्यू v क्रॉस b से लिखते हैं ना भाई। यस सर। और साथ में आपको यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन है कि f जो होगा वो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर v एंड v, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर इस तरीके से हो रहा है तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि इस फोर्स के द्वारा जो पावर डेवलप्ड होगा दैट विल बी जीरो। यस सर। फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है। एंड दैट इज द पावर, यानी कि स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी नॉट गोइंग टू चेंज। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन आई थी हमारे पास कि मैग्नेटिक फोर्स on a charged particle does not changes its speed, है ना? It only changes the direction of motion। ये सब बातें कर चुके थे। यस सर। यस सर। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल का केवल ये डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलता है या बदल सकता है, वो उसके मैग्नीट्यूड को यानी कि स्पीड को नहीं चेंज करता। ये आपके पास इंफॉर्मेशन। अब ये जानकारी को ध्यान में लेकर के आइए देखते हैं कि किस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा उसका शेप क्या होगा, कैसा मूवमेंट होगा। तो केस नंबर 1 की बात करते हैं। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि हम कंसिडरेशन लेते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
पाथ वगैरह का इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया था ना अभी? यूनिफॉर्म नहीं सर्कुलर दिया था करेगा। सर। हाँ, हो गया है। नहीं हुआ हेलो। है सर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया गया तो किस सिचुएशन में उसका क्या पाथ होगा, कैसे मूव करेगा चार्ज पार्टिकल, उसके लिए बातें करते हैं। केस फर्स्ट, है ना। पहला केस, मान लो कि जो चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड both are at angle either 0 or 180, है ना, एक दूसरे की तरफ है या 180 पे है। तो ऐसे केस में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि जो फोर्स होगा वो आपको मालूम है कि क्यू भी क्रॉस बी से लिखते हो भाई। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है कि क्यू भी बी इंटू साइन थीटा से लिखा जाएगा। थीटा या तो 0 हो या 180 हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। यस तो सर। चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा इट विल बी 0। और अगर आपको मालूम है कि पार्टिकल पे फोर्स जो है वो 0 हो तो पार्टिकल का जो पाथ होता है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो पाथ जो होगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। विदाउट डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा, बिना किसी एक्सेलरेशन के जाएगा। ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, सबसे सिंपल सी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। मान लो केस नंबर 2, कि मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक, मान लो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का अपीयरेंस हो रहा है बी। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई विच इज इनवर्ट। और इसमें आपने अपने चार्ज पार्टिकल को क्यू को स्क्रीन के प्लेन में थ्रो किया तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया इस फील्ड के परपेंडिकुलर। यस सर। तो आपके पास जानकारी क्या है कि जो फोर्स इसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा इट विल बी रिटन एज क्यू भी क्रॉस बी से। भी क्रॉस बी, अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो भी क्रॉस बी जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा भाई। यस सर। डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा कि इसका जो पाथ होगा इट विल बी बिकम कर्व, है ना। इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो आपके पास इंफॉर्मेशन हो गया कि इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पाथ जो होगा वो कर्व हो जाएगा। और चूंकि इस पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा कोई
काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी तो जो आगे का मूवमेंट होगा हमारे इस चार्ज पार्टिकल का, वो कांस्टेंट स्पीड से होगा, है ना। स्पीड उसकी Yes, कांस्टेंट sir. रहे। और फोर्स किसी भी पोजीशन पे देखेंगे तो हमको मिलेगा कि इट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो अब इसको रिकॉल करिए प्रीवियस ईयर, यानी कि 11th में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, तो उसके इन्फ्लुएंस में हमारा जो पार्टिकल होता है दैट इज गोइंग टू ट्रेस ए सर्कुलर ट्रैक। Yes, और sir. अगर वो फोर्स जो है कांस्टेंट भी है इन मैग्नीट्यूड, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को देखें तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आपको मिलेगा वो क्यू भी बी के बराबर होगा। Yes, sir. स्पीड नहीं बदलेगी, ये आपको क्लियर इंफॉर्मेशन है। और फील्ड को आपने पहले से बोला है कि इट इज यूनिफॉर्म, है ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहना है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या बन रही है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। तो इफेक्ट इसका क्या आएगा भाई, पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, एक सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ये जो चार्ज पार्टिकल आपने थ्रो करा है, दिस इज गोइंग टू ट्रेस ए सर्कुलर ट्रैक लाइक दिस वन, इस तरीके का एक ट्रैक को फॉलो करता हुआ जाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। ठीक है, रिवोल्यूशन का ट्रेंड दिखाए गए फिगर में अगर चार्ज पॉजिटिव है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रिवोल्यूशन परफॉर्म करेगा। ईच एंड एवरी प्लेस on this particular track force will be directed toward the center of this circle, जिसका मैग्नीट्यूड क्यू वी बी के द्वारा जो है लिखा जाएगा। ठीक है ना। मास Yes, विल sir. बी द सर्कल एंड मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। और इस तरीके का मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा पर्टिकुलर पार्टिकल जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है। अब इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, ये अगर हमको जानना है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्किल, तो आपको मालूम है कि यही जो फोर्स है वो इसको मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कर दीजिए। तो क्यू बी बी दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल जो होगा वो एम बी बाई क्यू बी से आप लिखोगे। ठीक है, ये जो सर्कुलर ट्रैक फॉलो कर रहे हैं उसका जो रेडियस है उसको लिखने का ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, एम बी बाई क्यू, यानी कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। ये हम उस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक के रेडियस का इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, जहाँ पे बी जो है वो जो वेलोसिटी आपने अपने चार्ज पार्टिकल को दी है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है ना। अब इसका अगर कभी टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पूछा जाता है, तो टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन, ये तो रेडियस हो गया, एक मिनट। तो आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है।
हेलो। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ बोलिएगा। अरे हम अभी क्लास में हैं, बाद में बात करते हैं ना। ठीक है, तो ये आपका रेडियस ऑफ द सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। अब इसका टाइम पीरियड अगर आपको चाहिए तो टाइम पीरियड के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं 2 पाई r, जो कि इसने सर्किल ट्रेस करा, उसका पेरीमीटर डिवाइडेड बाय v, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट है तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय v लिखा जा सकता है टाइम पीरियड। हेलो, ठीक है भाई। यस सर। r की जगह पे ये वैल्यू आप प्लेस कर दो तो 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी, है ना, ये इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो एक चक्कर को परफॉर्म करने में इसको जो टाइम लगेगा इट विल बी 2 पाई m/क्यूबी। ठीक है, तो ये सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हो जाएगा और ये इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा, अगर जो भी हमारे चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, उसी के करस्पॉन्डिंग ये इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है। अब कभी कभी इसी पे बेस दूसरे तरीके का प्रॉब्लम क्या मिलता है कि आपको एक रीजन स्पेसिफाई कर देता है ना, जैसे ये आपको बोल दिया रीजन 1 हो गया, या रीजन 2 हो गया, या रीजन 3 हो गया। इधर में तो बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर में 1 और 3 में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड। इधर में फील्ड भी है, और इस रीजन की विड्थ आपको स्पेसिफाई कर दी कि दैट इज डी। अब इधर से एक चार्ज पार्टिकल्स को अगर आप थ्रो कर रहे हो वी वेलोसिटी से, जिसका मास m है, चार्ज q है, तो जैसे ही ये एंट्री पाएगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, इस पे फोर्स लगेगा भाई इधर की तरफ। क्यों भाई, ठीक यस है। सर। तो ये यहाँ से आगे जो है मूव करेगा, एक सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करता हुआ जाएगा। अगर मान लो कि ये पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल जब 90 डिग्री रोटेट करता है और उसमें उसके द्वारा जो एडवांसमेंट हो रहा है, यानी कि जो उसके द्वारा सर्कुलर ट्रैक को फॉलो किया जा रहा है उसका रेडियस उसी के बराबर तो एडवांसमेंट होगा यस सर। इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन में। अगर वो जो एडवांसमेंट है यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल है, उसके कंपैरिजन में डी हमारा ये बड़ा है, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल इधर से ऐसे मूव करता हुआ हाफ ऑफ द सर्किल को ट्रेस करके इधर से निकल जाएगा। रीजन 1 से आपने थ्रो करा है तो इट विल रीअपियर इन द रीजन 1 अगेन, है ना। ठीक है, ये यस वाले सर। केस के लिए अगर डी जो है वो बड़ा है एज कंपेरिजन टू द रेडियस जो कि इसके द्वारा ट्रेस होगा, यानी कि डी इज ग्रेटर देन m/b/q/b, तो ऐसे केस में पार्टिकल विल रीअपियर इन रीजन 1 अगेन। पार्टिकल विल रीजन 1 अगेन। ठीक है, ये पार्टिकल हमारा रीजन 1 में फिर से आगे आएगा, और एंगल ऑफ डेविएशन इसमें आपके पास बनेगा, कितना हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन? बोलो भाई, पाई का हो जाएगा ना। पहले ये इधर जा रहा था और फाइनली ये इधर जाने लगेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में जो है वो पाई का मिलेगा।
लेकिन मान लो कि जो डी की वैल्यू है वो आर से छोटी है ना। अगर डी की वैल्यू आर से छोटी है भाई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा देखो, ये आपने रीजन 1 से थ्रो करा, रीजन 2 में मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ है, रीजन 3 है, यहां से आपने थ्रो करा है, इसको बी वेलोसिटी इधर में प्रोवाइड करी, तो इधर में इसके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस करा जाएगा, इधर में कहीं सेंटर होगा। तो अभी ये पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से कमी एंगल रोटेट किया होगा कि ये इस लेयर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आ जाएगा, जिसके इधर में फिर से फील्ड नहीं है ना। तो ऐसे केस में क्या मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन की, जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा तो जो उसका पाथ है उसी के टेंजेंट के अलोंग ये आगे निकल जाएगा दूसरे पर्टिकुलर साइड में, यानी कि रीअपियरेंस उसका रीजन 1 में ना होकर के रीजन 3 में ये जाकर के पहुंचेगा, है ना। यस सर। पार्टिकल विल गो रीजन 3 में जाएगा। अब इसमें भी एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहां से आप इसको मिला दो और इस एंगल को सेंटर पे, ये एंगल को थीटा आप सब्सटेंड करते हुए माने, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। Yes, sir. तो इधर से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, तो इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये वाले ट्रायंगल को, यहाँ से अगर आप साइन थीटा को लिखना चाहें तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी डिवीजन में आर रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि डी डिवीजन में एम बी बाई क्यू बी। तो थीटा जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो लिखने का ये ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू बी बाई एम बी, है ना। तो कभी कभी ऐसे तरीके के प्रॉब्लम भी मिलते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्रो किया है, कभी ऐसा हो सकता है कि इस नॉर्मल के साथ किसी एंगल पे भी थ्रो कर दे। तो जैसी सिचुएशन है, जो पार्ट ट्रैक का वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कवर करेगा वो नेसेसरली एक सर्किल का ही पार्ट होगा, ठीक है। Yes, sir. तो कभी कभी आपको टाइम ऑफ ट्रेवल पूछा जाता है कि कितने समय तक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव करेगा, कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में साइन इनवर्स क्यू डी बी अपॉन एम बी, है ना। दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये तुमको एंगल मिल गया, अगर तो आपको अगर पूछा जाए कि ये कितने समय तक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव किया है, तो आर्क लेंथ ये कैलकुलेट कर लेंगे ना, रेडियस इनटू एंगल। तो टाइम स्पेंट अगर पूछना होगा तो पूछा जाएगा, तो टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन ये अगर आपसे कभी इस तरीके का केस दे करके पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई वी होगा ना भाई। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड लिखा जाएगा टाइम, जितने के लिए कि वो Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड रीजन में मूव किया है, ठीक है। कभी आपको इसका आगे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोऑर्डिनेट पूछ देता है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसके आगे जो इसका मूवमेंट होगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, इसके आगे तो जब रीजन 3 में चला जाएगा तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो कोऑर्डिनेट अगर बताना है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद से जिस एंगल पे जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ का कोऑर्डिनेट भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, जो भी ओरिजिन आपका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग। इसको अगर एक्स डायरेक्शन और इसको वाई डायरेक्शन बोल दिया तो कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे कि किसी टाइम पे वो कहाँ पे होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। Yes, sir. ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो थीटा है वो रेडियन में रखना है, थीटा शुड बी प्लेस
इन रेडियन, इसको रेडियन में लिखना। ठीक, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन का, टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन। इधर में 90 डिग्री का भी थ्रो करा है, मे भी आपको इसी एंगल पे थ्रो कर दे। जैसे ये कह दे कि ये एक बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन के नीचे केवल मैग्नेटिक फील्ड है, बी है, यूनिफॉर्म है, ऊपर में फील्ड नहीं है, और एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया गया, वी स्पीड से थ्रो किया गया, क्यू चार्ज है, एम मास है, और ये वाला एंगल तुमको मान लो कि स्पेसिफाई कर दिया कि दिस एंगल इज थीटा। तो होगा क्या, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री नहीं पाया तब तक तो फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही ये एंट्री पाया, इस पे फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा ना। यस सर। बी क्रॉस भी करिए, इधर की तरफ लगेगा फोर्स। तो उसके इन्फ्लुएंस में जो सर्किल ट्रेस होगा उसका सेंटर कहीं इसी लाइन पे होगा, जिधर की तरफ फोर्स लगेगा उसी लाइन पे कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। तो इधर से ये ऐसे एक सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करता हुआ जाएगा और फिर से इस सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आएगा और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। इधर से अगर एक इस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो दोनों जहां पे जाके काटेंगे, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। यस सर। रेडियस कितनी होगी दैट इज नॉट टू यू। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा क्या? हाँ या ना? यस सर। ये एंगल और ये एंगल अगर थीटा कह दिया तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये भी ठीक है, यस सर। क्योंकि ये ट्रायंगल जो है इसमें ए सी और सी बी बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, तो दोनों के आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल आपको पता हो गया, यहाँ पे पाई माइनस का 2 थीटा है ना। आर्क ने सेंटर यस पे सर। कितना एंगल सबटेंड किया, तो आर्क लेंथ अगर पूछा जाए क्या हो जाएगा, रेडियस एम बी बाई क्यू बी मल्टीप्लाइड बाई पाई माइनस का 2 थीटा, दिस विल बी द आर्क लेंथ। टाइम स्पेंट अगर पूछता है तो v से डिस्सी को डिवाइड कर देंगे, m इंटू पाई माइनस का 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये इसके द्वारा टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में गुजारा गया वो मिल गया। एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन था और ये फाइनली डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। ये वाला एंगल तुमको निकालना है, तो ये एंगल कितना होगा भाई, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस का 2 थीटा, है ना। पाई माइनस का 2 थीटा, ये वाला होगा क्या? तो इस तरीके के जो भी सिचुएशन मिलेंगे वहां पे आप इस तरीके की वर्किंग कर सकते हैं। ये ज्योमेट्री समझ में आई है आपको? आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज मिल रही है? यस सर। वो जो अभी वर्किंग बताई वो उसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अगर मान लो कि यहीं पे सारी चीजें सेम है, बस हमने क्या किया कि ये जो चार्ज क्यू है उसकी जगह माइनस क्यू कर दें, तो बताना जरा कितने समय तक ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा।
ये एक बाउंड्री लाइन हो गई जिसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर की तरफ भी है मैग्नेटिक फील्ड जितना पहले था। ये चार्ज पार्टिकल है, इसको इधर की तरफ v वेलोसिटी से थ्रो किया, ये वाला एंगल आपको थीटा बोला गया। मास इसका m का ही है और चार्ज माइनस का q है। तो अब बताओ कि कितने समय तक ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। बताओ, बट बताओ तो भाई, क्या कुछ चेंजेस आएंगे या एज इट इज रहेगा? कोई चेंज आया? यस सर, एंगल पाई प्लस 2 थीटा हो जाएगा। हाँ, देखो, अब जैसे ही आपका ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंट्री पाएगा तो v क्रॉस b का तो डायरेक्शन इधर ही था जैसे इधर में दिखाया था, लेकिन ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इस पे इधर की तरफ लगेगा। यानी कि जो सेंटर ऑफ द सर्किल होगा दैट विल बी समवेयर हियर। तो उसका इफेक्ट क्या आएगा कि ये चार्ज पार्टिकल ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इस तरीके से मूव करता हुआ जाएगा और फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचे और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो कि फोर्स है, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। ये वाला एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी उसी के करस्पॉन्डिंग थीटा हो जाएगा। तो ये जो आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंड किया गया ये तुम्हारा पाई प्लस 2 थीटा हो जाएगा ना। यस तो सर। आर्क लेंथ हो जाएगी, आर्क लेंथ जो है वो पाई प्लस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई एम बी बाई क्यू बी से लिखोगे। दिस विल बी द आर्क लेंथ। तो टाइम इज स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा एम इंटू पाई प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। दिस विल बी द टाइम स्पेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कई तरीके का डेविएशन मिलता है। उस डेविएशन के करस्पॉन्डिंग आप को मेन फोकस क्या करना है कि सर्किल या पार्ट ऑफ द सर्किल को ये ट्रेस करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द सेंटर ऑफ द सर्किल किधर की तरफ पड़ेगा और उसी के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री को ड्रॉ करिए सर्कुलर ट्रैक को, और फिर आगे की वर्किंग आप कर सकते हैं। अब थर्ड केस देखते हैं। केस 3। थर्ड केस क्या हो जा रहा है कि मान लो कि जो लाइन ऑफ मोशन है वो ना तो जीरो ना ही पाई ना ही पाई बाई 2, तीनों में से कोई एंगल नहीं बना। एंगल बिटवीन
velocity vector and field vector is theta other than 0, pi by 2 and pi। ये तीनों से अलग किसी एंगल पे वेलोसिटी और फील्ड का अपीयरेंस हो रहा है एक दूसरे के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ऑब्जर्वेशन आएगा पाथ के लिए, उसकी बात हम लोग जरा करते हैं। मान लीजिए कि ये वो पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिधर में मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है ही है, तो हम इसको दो चार लाइन के रूप में दिखा दे रहे हैं। ऐसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज पार्टिकल जो हमारा है क्यू का, इसको हमने इधर की तरफ वेलोसिटी दे दिया v का, मास इसका m का है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो बना रहा है वो थीटा का बना रहा है। तो अगर हम इस चार्ज पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करना चाहते हैं तो इसके वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर रहे हैं। एक तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि फील्ड के पैरेलल है, तो फील्ड के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा से लिखोगे, यस सर। और परपेंडिकुलर टू द फील्ड कंपोनेंट जो होगा वो v sin थीटा दिखाए गए फिगर के लिए बता रहे है ना। सर। इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपको दिख रहा है कि इट इज v cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो आपका v sin थीटा है। अब दो जो पहले हम लोगों ने केस डिस्कस करे उसको आप देखिए। ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के इन्फ्लुएंस में चार्ज तो हमारा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि ये कंपोनेंट तो फील्ड के पैरेलल आ रहा है। तो इस यस डायरेक्शन सर। की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो एज इट इज मेंटेन्ड रहेगा, यस सर। और ये जो पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है जो कि फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये क्या करेगा, इसको एक सर्किल में घुमाने का प्रयास करेगा, है ना। अगर इसका कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग आप देखें तो सेंटर ऑफ द सर्किल कहीं पीछे आएगा उधर की तरफ, v क्रॉस b का डायरेक्शन, ठीक। तो ये कंपोनेंट जो v sin थीटा है वो इसको एक सर्कुलर ट्रैक में ले जाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट कंटिन्यूअसली अपना एग्जिस्टेंस रखेगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये पार्टिकल हमारा एक सर्किल को ट्रेस करने के साथ साथ ऐसे आगे भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से आगे मूव करता हुआ बढ़ जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है इट विल मूव द चार्ज पार्टिकल अलोंग द फील्ड डायरेक्शन, and perpendicular component will try to move in a circular track. V perpendicular tries to move the charge in circular track, while V parallel will move charge along the field direction। और दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा, ये इस तरीके का पाथ फॉलो करता हुआ आगे जाएगा, जैसा आपने किसी स्क्रू के ऊपर कटा हुआ जो है वो ज्योमेट्री देखी होगी, है ना। स्क्रू जो होता है उस तरीके का पाथ,
ठीक है ना, Yes, sir. उसको हेलिक्स कहते हैं। तो पाथ विल बी हेलिकल इन नेचर। हेलिकल इन नेचर, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा। ये आपके पास ये ऑब्जर्वेशन बना। क्लियर। Yes, sir. कोई भी Yes, sir. हेलिक्स, कोई भी हेलिक्स एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जितना आगे बढ़ती है वो उसका पिच कहलाता है। और ये जो सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करती है उसका रेडियस, रेडियस ऑफ द हेलिक्स कहलाता है। तो अगर रेडियस ऑफ द हेलिक्स लिखना है, इस हेलिक्स का रेडियस आर लिखना है, तो आपके पास जानकारी है कि जो भी परपेंडिकुलर है वही तो इसको सर्कुलर ट्रैक पे ले जा रहा है। Yes, sir. तो जो रेडियस होगा दैट विल बी गिवन बाय करस्पॉन्डिंग टू द वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा m इंटू वी साइन थीटा डिवीजन में क्यू बी। ये सर्कुलर ट्रैक वाला जो फॉर्मूला था एम बी बाई क्यू बी, है ना, ये इधर में बनाया था ना एम बी बाई क्यू बी। ये इसी में v की जगह पे v परपेंडिकुलर को प्लेस कर दिया है, क्योंकि v परपेंडिकुलर ही इसको सर्कुलर ट्रैक पे ले जा रहा है। क्लियर है बात। Yes, sir. Yes, sir. और आपको मालूम है कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। Yes, sir. अभी निकाला था ना 2 पाई m बाई क्यू भी आया था। तो चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली आपने थ्रो करा है तो आपको मालूम कि जो इस टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो उसकी स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, छोटे स्पीड से थ्रो करिए या बड़े स्पीड से थ्रो करिए, वो एक ही स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में ही वो रिवोल्यूशन परफॉर्म करेगा। कारण क्या है कि जैसे जैसे हम स्पीड बड़ी करते जाते हैं वैसे वैसे रेडियस जो है वो बड़ा होता जाता है। अरे यार, तो गलत। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ बोल। हाँ बोलिए बोलिए फटाफट। नहीं जी। रेडियस ऑफ द हेलिक्स, ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के इंडिपेंडेंट है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या हो गया कि पिच डिफाइन करा जाता है, पिच ऑफ हेलिक्स को डिफाइन करते हैं एडवांसमेंट ऑफ हेलिक्स इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। हेलिक्स इन वन कंप्लीट नोन एज पिच। ठीक है, जैसे कोई स्क्रू है, उसको आपने कहीं आपने टाइटन करने के लिए या लूजन करने के लिए एक पूरा चक्कर घुमाया, तो या तो वो आगे बढ़ेगा या पीछे या निकलेगा ना, बाहर बाहर निकलेगा। ठीक है, Yes, तो sir. एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जितना हमारा स्क्रू आगे या पीछे जाता है उसको आप क्या कहते हैं, उसका पिच कहते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो पिच अगर आपको जानना है कि अपना जो ये हेलिकल पाथ फॉलो हो रहा है इसका पिच क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये बीच की जो दूरी होगी इसको आप क्या कहोगे, पिच कहोगे। ठीक है,
तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम ले लें, हमें मालूम है 2πm/क्यूबी से लिखा जाता है, और along द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स आगे एडवांस कराने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? V parallel. v cos theta, Sir. v parallel, and it is not going to change. ये बदलेगा नहीं, क्योंकि इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स नहीं लग रहा। तो अकेला अगर मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो ऐसे केस में जो हमारा हेलिकल पाथ होगा उसका पिच जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, है ना? Yes, sir. हेलिकल पाथ का पिच यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह के लिए सेम होगा। और कितना होगा पिच? 2πm/क्यूबी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन, यानी कि v cos थीटा। ठीक है? दिस विल बी द फॉर्मूला विच कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द पिच ऑफ दिस हेलिक्स। ठीक है? Yes, sir. तो ये हमारा हो गया हेलिकल पाथ से रिलेटेड। कोई भी प्रॉब्लम अगर मिलता है तो आपको ये दो इंफॉर्मेशन जो है वो ध्यान में लेकर के लिखना है, बताना है। अब एक प्रॉब्लम देखो जो आपके बुकलेट में दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी जो है वो लिखी हुई है v0 i कैप प्लस v0 j कैप। ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे इसको फेंका गया है वहां पे v जो वेक्टर है वो v0 i कैप है। ये आपका वेक्टर v है। ठीक। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इक्वल्स टू πm/क्यूबी। ये आपको बोला गया कि आप बताओ कि πm/क्यूबी टाइम इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितने का होगा। ठीक है भाई? Yes, sir. तो सबसे पहले तो आप देखिए, थोड़ा सा इधर में हम डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया मान लो, और ये हमारा वाई डायरेक्शन हो गया मान लो। तो जेड एक्सिस हमारा इधर की तरफ बनेगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन बाहर की तरफ। वेलोसिटी जो दी गई है ये v वेक्टर, इसका जो इधर की तरफ का कंपोनेंट है वो v0 का है, और इधर की तरफ का जो कंपोनेंट है वो v0 का है भाई। Yes, sir. तो ये जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फील्ड से, ये फील्ड का डायरेक्शन है। फील्ड से परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसके इन्फ्लुएंस में जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा भाई, बताना। ये वाला जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट के इन्फ्लुएंस में फोर्स किधर लगेगा? Sir, अंदर की तरफ. अंदर की तरफ, यानी कि नेगेटिव ऑफ दैट डायरेक्शन में लगेगा। Yes, sir. तो ये हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो यहाँ से आगे चलेगा और ऐसे मूव करता हुआ जाएगा ना भाई।
ऐसे आगे मूव करता हुआ जाएगा, हेलिकल पाथ को फॉलो करता है। ये बार बार ये रेडियस बढ़ नहीं रहा है, ये गलत, प्रॉपर ड्राइंग नहीं, रेडियस वही रहेगा, ऐसे मूव करता हुआ जाएगा। Yes, sir. ये जो टाइम दिया गया है वो कितना है, इसके टाइम पीरियड के साथ देखो, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, Yes, sir. Half. हाफ ऑफ द टाइम पीरियड है। यानी कि इस टाइम इंटरवल में ये हमारा चार्ज पार्टिकल जो होगा वो आधा सर्किल नहीं ट्रेस कर पाएगा ना। Yes, sir. टी इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड। हाफ ऑफ द सर्किल इस टाइम में आधी सर्किल ही ट्रेस होगी। तो सेंटर इसका कहाँ बनेगा, इधर तो आपको मिल रहा है कि सेंटर जो होगा वो निगेटिव ऑफ जेड एक्सिस पे कहीं मिलेगा। Yes, sir. तो डबल ऑफ द रेडियस के बराबर निगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट का जो जेड कंपोनेंट होगा, मान लो कि डीजेड कह रहे हैं, तो डीजेड कितना हो जाएगा भाई, रेडियस ऑफ द सर्किल होता है एम बी बाई क्यू बी, तो एम बी नॉट क्यू बी नॉट का निगेटिव का 2 गुना, ये तो जेड कंपोनेंट हो जाएगा। और ये जो कंपोनेंट है ऑफ द वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट, उसके इन्फ्लुएंस में ये एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू दैट टाइम, दैट इज पाई एम बाई क्यू बी नॉट, ये बी नॉट है। ठीक है, लिख सकते हैं। Yes, sir. ये जेड कंपोनेंट हो गया, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, दोनों कंपोनेंट हमको मालूम हो गए। तो वेक्टर फॉर्म में अगर डिस्प्लेसमेंट को लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट हम कितना लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर लिखा जाएगा वी नॉट एम पाई डिवीजन में क्यू बी नॉट आई कैप माइनस का ट्वाइस ऑफ एम बी नॉट डिवीजन में क्यू बी नॉट के कैप, या ये हो जाएगा एम बी नॉट बाई क्यू बी नॉट, बाहर निकाल लेते हैं, पाई माइनस का 2 आई कैप, आई कैप यहाँ कर दीजिए, के कैप यहाँ पे। तो इस तरीके का आपको ऑप्शन गिवन है, पाई आई कैप -2 के कैप वाला सेकंड वाला, दैट विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. सबसे पहले तो आपको सेंटर को लोकेट करना है, और किसी टाइम टी, जनरल अगर टाइम टी रहता तो उसमें कितना एंगल शिफ्ट कर रहा है वो निकाल लेंगे, और एंगल शिफ्ट मिल जाएगा तो उसका हमको फिर कोऑर्डिनेट पता करना होगा, है ना, और फिर वहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं जनरल वाले। अदरवाइज ये तो थोड़ा हाफ सर्किल ट्रेस हो रहा है, वो क्लियरली हमको दिख रहा था, आधा टाइम पीरियड था, इसलिए थोड़ा सिंपल हो गया, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है ना ऐसे प्रॉब्लम। अब मान लो कि कहीं पे ऐसी भी सिचुएशन हमको मिल सकती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो,
combined electric field and magnetic field. तो कंबाइंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अपीयरेंस हो रहा है तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जो फोर्स ऑन द पार्टिकल लिखा जाएगा दैट विल बी क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी से लिखा जाएगा ना, Yes, sir. लॉरेंट फोर्स। अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल सर्टेन हो सकता है, वेलोसिटी के साथ उनके एंगल अलग अलग हो सकते हैं। जनरली जो केस मिलता है उसमें सिचुएशन ऐसा जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन के हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक केस बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही हो हमेशा, है ना, अलग अलग। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल को भी आपने सेम डायरेक्शन में ऐसे v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया तो आपको क्या मिलेगा भाई, ये केस एक देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो जीरो हो गया, इट विल एक्सपीरियंस ओनली फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. मोशन, मोशन इस केस में क्या हो जाएगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। Yes, sir. विथ सर्टेन एक्सेलरेशन। एक और केस में स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है। एक तो ये सिचुएशन हो गई, स्ट्रेट लाइन पाथ होने के लिए जरूरी है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये तीनों एक लाइन के अलोंग हो, एक केस। या दूसरा केस स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए ऐसे हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन के भी परपेंडिकुलर हो। इस तरीके से हो कि ये फोर्स जीरो हो जाए ना। Yes, sir. जैसे मान लो कि चार्ज हमारा ऐसे क्यू है और इसको हमने इधर की तरफ थ्रो करा है v वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ सर्टेन एंगल बना रहा है, थीटा एंगल पे, ऐसे स्क्रीन के प्लेन में नहीं है, स्क्रीन के प्लेन से थीटा एंगल पे है ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ई परपेंडिकुलर टू द बोर्ड v एंड b। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी v और b दोनों के परपेंडिकुलर है। तो एक सिचुएशन ऐसी मिल सकती है ना जिसमें कि फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल जिसको हम लोग क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी से लिख रहे हैं ये हमारा जीरो हो जाए, जिसमें Yes, sir. ई की वैल्यू कितनी हो जाए, माइनस ऑफ वी क्रॉस बी के बराबर। यानी कि वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे ये वी क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर मिल रहा है और फील्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे दिखाई है। तो ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई और वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वी बी साइन थीटा, ये दोनों बराबर हो जाए भाई। Yes, sir. अगर ऐसा हो जाए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, Yes, sir. पार्टिकल विल अगेन मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा जो ये घर में बताया ना, तो ऐसे केस में
एक कर्वीलिनियर पाथ को फॉलो करता हुआ हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करेगा। वो न तो सर्कुलर होगा, ना ही जो है स्ट्रेट होगा, कर्वीलिनियर पाथ होगा। ठीक है भाई। Yes, sir. एक केस और इसमें इंपॉर्टेंस का है, जिसमें फिर से ये हेलिकल पाथ को ट्रेस कर लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन सेम है, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इसके साथ सर्टेन एंगल पे है। ऐसे भी वेलोसिटी दे दी गई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा के एंगल पे, है ना। ऐसे थ्रो कर दिया तो क्या होगा, ये जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा v sin थीटा, वो तो इसको सर्किल में घुमाएगा। Yes, sir. और जो वेलोसिटी का अलोंग द फील्ड डायरेक्शन कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, जिसको आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में समय के साथ बढ़ता भी जाएगा। Yes, sir. जबकि v sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा ना। v sin थीटा का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड केवल उसका डायरेक्शन बदलेगा, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा ईच एंड एवरी प्लेस। ओरिएंटेशन उसका बदलता जाएगा। ठीक है। तो ऐसे फिर से ये पाथ जो होगा वो हेलिकल हो जाएगा, बट एक ऐसा हेलिक्स होगा जिसमें जो पिच होगा वो बढ़ता जाएगा, है ना। इंक्रीजिंग पिच। Yes, sir. पाथ तो हेलिकल होगा, लेकिन इंक्रीजिंग पिच का होगा। पिच इसका कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई। Yes, sir. तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, जिसमें से ये तीन कॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंटली रहते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहा है, तो जो भी स्पीड बदलेगी वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बदलेगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पीड में चेंज का कारण नहीं है, जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन था। Yes, sir. जैसे एक प्रॉब्लम देखो, समझो जरा इसको। मान लो कि आपको बोला गया कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्यू है, मास इसका m है, और इसको ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखा गया। ये मान लो कि x एक्सिस है, ये मान लो कि z एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला गया कि इट इज अलोंग द z डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म। वेक्टर ई जो है वो ई नॉट जेड के कैप है, और एक्स वाई उधर हो जाएगा, जेड इधर कर देते हैं तो बी। वेक्टर बी जो है वो आपका बी नॉट जे कैप निगेटिव बाहर की तरफ है, ऐसे, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना भाई। और एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेस से रिलीज करते हैं।
इसके जेड कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग स्पीड बताना है। ध्यान दीजिएगा कि स्पीड पूछा है हमने, वेलोसिटी नहीं पूछी है ना। वेलोसिटी निकालना उतना सिंपल नहीं है, स्पीड हम लोग आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा बताओ, करो कोई यार। Sir, V is equals to 2QE by M into X. एक्स सर Z डायरेक्शन का वो कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट। यस सर। अंडर रूट के अंदर सर। हम्म और किसी को मिला क्या? ये देखिए कि मूवमेंट कैसे होगा हमारे इस चार्ज पार्टिकल का। इनिशियली तो आपने इस चार्ज को ओरिजिन पे रखा, रेस्ट से छोड़ा, तो रेस्ट से जब छोड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो कोई फोर्स लगेगा नहीं उस पे। जो भी फोर्स हमारे इस चार्ज यस के सर। द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा दैट विल बी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी फील्ड के कारण लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेटेड आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में आगे बढ़ा, इसकी स्पीड आ गई, तो भी क्रॉस बी देखिए, तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको मिलता है दाहिनी तरफ। तो ये इस तरीके से कर्वीलिनियर पाथ को फॉलो करता हुआ आगे जाएगा ना, एक कर्व पाथ फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा, ये हमारा चार्ज पार्टिकल। किसी भी समय पे अगर आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इसके द्वारा फॉलो जो पाथ है उसके पर टेंजेंस के अलोंग होगा, इधर की तरफ, ईच एंड एवरी प्लेस वेलोसिटी का डायरेक्शन। हमको ये वेलोसिटी नहीं जज करनी है, वेलोसिटी जज करना थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी हम उसको नहीं बता रहे हैं, केवल हमको स्पीड चाहिए थी। ठीक है ना, स्पीड बोला था ना यहाँ पे, स्पीड। तो हमको जानकारी क्या है कि जो भी इसके स्पीड में चेंज आया है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके स्पीड के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं। यस सर। नो चेंज इन स्पीड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड जो भी बदल रही है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बदल रही है, यानी कि हमारे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही वर्क परफॉर्मिंग है, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे Yes, sir. चार्ज की कंजर्व रहेगी। तो इस पोजीशन O से A तक जाने में, जहां का कि जेड कोऑर्डिनेट आपको बोला गया है जेड है, जेड का फंक्शन के रूप में बताना है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व रहना है। तो यहां से O से A तक जाने में इसने जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया है, वही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना है? Q इंटू ई नॉट इंटू जेड। आपको मालूम है कि फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, जितना मूवमेंट किया है मल्टीप्लाइड बाय फील्ड, दैट इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल, है ना। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल हो गया ई नॉट जेड, और उसमें क्यू से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? हाफ एम बी स्क्वायर के। तो वी के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2q ई नॉट जेड बाई एम। दिस विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ इट्स जेड कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड के बारे में ये आपके पास इंफॉर्मेशन हो गई। क्लियर है बात? Yes, sir. अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल का। कोई भी करंट करेंग लूप है तो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। एक करंट करेंग लूप ठीक है, कोई भी करंट करेंग लूप है, चाहे जिस भी शेप का हो, वो हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से जो है वो कंसिडरेशन में लिया जाएगा। और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है, अगर हमारा जो लूप है वो सिंगल टर्न का है, देन डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है is defined as I into A, where I current through the loop on a area of the loop। ठीक है,
और इसके Yes, sir. डायरेक्शन को जो है वो कंसिडरेशन में लेने का तरीका है कि जो डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट है इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर टू द लूप। परपेंडिकुलर टू द लूप है, किस डायरेक्शन में है, तो उसके लिए तरीका जैसे लूप के वजह से आप फील्ड का डायरेक्शन जज करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखाने का तरीका है कि लूप में जिधर की तरफ करंट फ्लो कर रही है उधर की तरफ उंगली को घुमा करके लूप को पकड़ो। अंगूठे के खुलने का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और आई इंटू ए वेक्टर के रूप में हम इस डाइपोल मोमेंट का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एम दैट इज इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान देने दीजिएगा। जिधर में लूप में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में दाहिने हाथ की उंगलियों को घुमा करके लूप को कर्ल करना है। अंगूठे के खुलने का डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाहर की तरफ का डायरेक्शन, ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। या मान लो कि ये एक लूप है, सर्कुलर लूप कह दिया है ना, आर इसकी रेडियस है और इसमें करंट आई की फ्लो कर रही है, इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है। और ये मान लो कि तुमने एक्स डायरेक्शन कहा है, ये वाई डायरेक्शन का है ना, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाना है तो करंट की तरफ ऐसे उंगली को घुमाएंगे तो अंगूठा किधर खुल रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। या एक्स एक्सिस की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट अपने इस पर्टिकुलर लूप के लिए जब लिखेंगे तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई कैप। ठीक है, ये हमारा तरीका हो गया किसी भी लूप का डाइपोल मोमेंट को रिकॉग्नाइज करने का, अगर सिंगल टर्न का है तो। अगर यही पे लूप जो है वो n टर्न का हो जाए तो n टाइम्स कर देंगे, हर एक लूप का डाइपोल मोमेंट सेम और सेम डायरेक्शन में है ना, तो n टर्न का लूप होगा तो n टाइम्स हो जाएगा। आई इंटू एन इंटू एरिया वेक्टर, ये हमारा डाइपोल मोमेंट का जो है वो इंफॉर्मेशन होगा करेस्पॉन्डिंग टू दैट n टर्न लूप। क्लियर है बात भाई? यस सर। अब बहुत बार ऐसी भी सिचुएशन है बनेगी जहां पे एग्जैक्टली आप किसी वायर में करंट नहीं ऑब्जर्व कर रहे होंगे बट चार्ज जो है वो घूम रहा है। ठीक है, गोल गोल घूम रहा है, तो चार्ज किसी भी सेक्शन से जो क्रॉस करेगा उसके करस्पॉन्डिंग आप वहां पे करंट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके इन्फ्लुएंस में दैट पर्टिकुलर मूविंग चार्ज इन ए लूप कैन possess ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे मान लो
कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिंग लिखना है। उसको आपने उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया। ये रिंग हो गई, आर रेडियस है मान लो रिंग का, और क्यू चार्ज आपने दिया, और फिर इसको इसके एक्सिस के अबाउट ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं भाई? किसी भी सेक्शन से रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, दैट इज डिफाइंड Yes, एज sir. इलेक्ट्रिक करंट। आई डिफिनीशन है डी क्यू डी टी से। तो आप अगर इस रिंग को रोटेट करा रहे हो तो कोई भी सेक्शन ऑफ द रिंग को देखेंगे तो वहां से एक चक्कर में क्यू चार्ज क्रॉस करेगा जो रिंग को दिया है आपने। Yes, sir. चार्ज क्रॉसिंग थ्रू ए सेक्शन ऑफ रिंग एक रोटेशन में जो चार्ज क्रॉस करेगा इट विल बी क्यू, और नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रोटेशन रेडियन पर सेकंड, आपको ओमेगा मालूम है एंगुलर वेलोसिटी, तो Yes, sir. रोटेशन पर सेकंड लिखना होगा तो क्या करेंगे? 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। Yes, sir. तो ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये रोटेशन पर सेकंड हो गया। तो चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम अगर लिखना है तो वो क्या लिखा जाएगा भाई? एक चक्कर में जो चार्ज क्रॉस किया और कितना चक्कर प्रति सेकंड हो रहा है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा करंट। बोलो ठीक है। एक चक्कर में चार्ज कितना क्रॉस किया और कितने चक्कर प्रति सेकंड हो रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा? चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम मिलेगा। Yes, sir. तो ये हो गया Q इंटू ओमेगा 2 पाई, ये हमारा करंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया Q अपॉन Q ओमेगा बाई 2 पाई। अब इसमें इसका एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? Q ओमेगा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर एक रिंग है जिसको चार्ज Q दिया आपने, रेडियस जिसका R है, और उसको उसके एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आप घुमा रहे हो, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा कितना? Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि रिंग का मास हम m कह रहे हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? M R square. Sorry, sir. M R square into omega. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे स्क्वायर, उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। Yes, sir. और इन दोनों का रेशियो करिए तो m और l का जो रेशियो आपको मिलेगा Q अपॉन 2m का ना,
और ये जो इंफॉर्मेशन है वो केवल रिंग के लिए नहीं है, ये किसी भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइंट चार्ज के करस्पॉन्डिंग आप यूज कर सकते हैं जिसमें मास और चार्ज सिमिलर वे में प्लेस्ड है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी अरेंजमेंट in which charge and mass similarly placed। ठीक है ना। जस्ट इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक केस और को हम इंटीग्रेट करके बना लेते हैं, है ना। जैसे डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डिस्क। एक डिस्क है, उसका डाइपोल मोमेंट निकालना। ये डिस्क है, मान लो आर रेडियस की, इसको क्यू चार्ज और मास एम, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस डिस्क में, और इस डिस्क को हम रोटेट करा रहे हैं इसके एक्सिस के अबाउट, तो हमको इसका डाइपोल मोमेंट चाहिए। तो अब देखिए इसमें भी अगर डिस्क में से रिंग आप कट करेंगे, इस डिस्क में से ऐसे अगर आप रिंग काटोगे भाई, तो इस रिंग पे चार्ज कितना होगा? मान लो आर रेडियस का और डी आर लेंथ विड्थ का ये रिंग दिया। क्यू अपान पाई आर स्क्वायर चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगी, और इसमें हम लोग 2 पाई आर डी आर मल्टीप्लाई कर दें तो इस पे चार्ज मिल जाएगा। यस सर। 2 क्यू आर डी आर अपन आर स्क्वायर, और इसमें ओमेगा बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें करंट हो जाएगी, इसका रोटेशन के करस्पॉन्डिंग करंट 2 क्यू आर डी आर, जैसे अभी रिंग के लिए लिखा था भाई, ओमेगा अपन 2 पाई मल्टीप्लाई किया करंट। डाइपोल मोमेंट इसका कितना हो जाएगा? क्यू ओमेगा आर डी आर डिवीजन में आर स्क्वायर पाई, और इसमें ये जो रिंग है इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। और इसी को अगर हम लोग जीरो से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। यस सर। जीरो टू कैपिटल आर, जीरो टू एम। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क विल बी क्यू ओमेगा आर टू द पावर 4 डिवीजन में आर स्क्वायर इंटू 4। तो ये हो गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4। जरा इसके लिए एंगुलर मोमेंटम बताओ भाई क्या होगा? इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मिनट पूछते हैं जरा। होमी सिन्हा,
एक डिस्क की उसके खुद के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? हरकीरत कौर, जसजीत, कोमल, वैभवी, शायदा मरियम, एक डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया गणेश, आशुतोष, सब सो गए क्या? हम्म। देवेश बोलो तुम। सर एम आर स्क्वायर बाय 2। हम्म। तो एम आर स्क्वायर बाई 2, जहाँ पे एम इस डिस्क का मास है, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। यहाँ भी दोनों का रेशियो करिए, देखिए वही मिल रहा है कि अलग मिल रहा है। क्यू अपॉन 2m मिला ना, सेम चीज। यस सर। तो ये बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है बट बहुत ही यूजफुल है, इसको याद रखिए। कोई भी अरेंजमेंट हो, चार्ज और मास सिमिलरली अगर दिए प्लेस्ड है, जैसे एक स्फीयर है, इसका चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में, और इसको किसी डायमीटर के अबाउट घुमाया जा रहा है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखना है, तो आपको इंटीग्रेट करके ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप ये मालूम है। एंगुलर मोमेंटम इसका लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए मिल जाएगा। इधर एंगुलर मोमेंटम लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आगे फिर कल कुछ इस पे बातें करेंगे। थैंक यू सर। ओके।